Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. So students, हमने एनर्जी रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने पेट्रोलियम और कोल पर डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद हमने पढ़ा यूरेनियम और थोरियम को, यानी हमने न्यूक्लियर एनर्जी पर डिस्कशन किया। फिर हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिस्कशन स्टार्ट किया था, और इस कड़ी में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इन सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और कोई भी आपका डाउट है या आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अभी और भी आपको एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पर हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक फोटोवोल्टिक सेल की मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे। फोटोवोल्टिक सेल जो है उसके टाइप्स क्या है, इन पे डिस्कशन करेंगे। पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को लेके क्या लैंडस्केप है, क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। इंडिया में किस तरीके से सोलर एनर्जी पर इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, उस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सोलर एनर्जी को होलिस्टिकली कंप्लीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। आप सभी को पता है कि अर्थ पर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है, सन, सूर्य। क्योंकि सूर्य की ही एनर्जी को यूज लेकर के अर्थ पर जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं वो सब चल रहे हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जो हैं वो किससे चल रहे हैं, सूर्य की एनर्जी से चल रहे हैं। जितने भी हमारे जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल चल रहे हैं उनके लिए भी एनर्जी कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है। यानी कि अर्थ पर जो कोई भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, सबको जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, सन से मिल रही है। और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी कहा जाता है। और सोलर एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है हमें सनलाइट की फॉर्म में। मीन्स सूर्य की जो रोशनी हमें मिल रही है, जो सोलर रेडिएशन से हमें एनर्जी मिल रही है, वही क्या है, सोलर एनर्जी है। और सोलर एनर्जी जो है इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, इसकी बेसिक यूनिट होती है फोटॉन्स। क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। ये फोटॉन्स जो है वो प्राइमरी यूनिट है सोलर एनर्जी की, जिससे हमें हीट एनर्जी मिल रही है। ठीक है। अब जो हमारी सनलाइट जो होती है, उस सनलाइट के अगर अंदर हम देखें तो कुछ सनलाइट जो होती है वो तो विजिबल लाइट होती है। ठीक है, कुछ तो विजिबल लाइट होती है, कुछ जो है वो आपको कैसी मिल जाती है, कुछ आपको मिल जाती है अल्ट्रावायलेट, कुछ मिल जाती है इंफ्रारेड। ठीक है, हर तरीके की आपको लाइट मिलती है। तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड जो है, इन सबको आप देखोगे तो एक बड़ा पूरा स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है अर्थ पे। तो अर्थ पे जो भी आपको एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, वही क्या है, सोलर एनर्जी है। अब इस सोलर एनर्जी को आप दो तरीके से यूज में ले सकते हैं। पहला तो आप इसको हीट की फॉर्म में यूज में ले सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज तो इसका क्या है, थर्मल यूज है। ठीक है, थर्मल यूज में क्या है, हीट एनर्जी को आप यूज में लेते हैं, और उससे आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लगा के और आप उसको यूज में लेते हैं। दूसरा है कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको यहां पर जरूरत होती है फोटोवोल्टिक सेल्स की, जिनके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो दो यूज हैं आपके, एक तो थर्मल यूज है, दूसरा है इलेक्ट्रिक यूज, जिससे आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर आप थर्मल यूज की बात करें तो देखिए, सोलर वाटर हीटर्स हैं, उसमें आप सनलाइट जो है, इसमें आप ये आपने यहां से लिया, सनलाइट को कलेक्ट किया, और इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट से पानी को गर्म करके होम, होटल, इंडस्ट्री कहीं भी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा एक सोलर कुकर होता है, जिससे आप खाना बना सकते हैं। सोलर लाइट जो है वो एक जगह कंसंट्रेट होती है, उससे हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उससे आप यूज में ले सकते हैं। गांव, जो ग्रामीण एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप घर को गर्म करने के लिए स्पेस हीटिंग में भी इसको यूज में ले सकते हैं। आप बिल्डिंग को गर्म करना चाहते हैं तो
जो सनलाइट है उसकी हीट एनर्जी को कंसंट्रेट करके और आप क्या कर सकते हो, घरों को गर्म कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, पूल हीटर, जो स्विमिंग पूल्स हैं इनमें जो पानी को गर्म आपको पहुंचाना है उसमें भी आप यूज में ले सकते हो। इसके अलावा डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स कैसे हैं, जैसे आपका जो खारा पानी है, ओशन वाटर है, उसमें ऑस्मोसिस की रिएक्शन जो करनी होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्या है, आपने हीट एनर्जी दी और हीट एनर्जी से जो वाटर है वो इवापोरेट होगा तो वो प्योर वाटर होगा, उसको आगे जाके कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट करके उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इजराइल भी इसमें काफी आगे है डिसैलिनेशन में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में आप यूज में ले सकते हो, हैचरीज में यूज में ले सकते हो, डेयरी सेक्टर में यूज में ले सकते हो। एग्रीकल्चर में आप सभी जानते हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उसमें क्या है, जो ठंडे एरियाज हैं उनमें क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी होती नहीं है ज्यादा, तो उस हीट को अंदर एक स्पेशल जो है वो एक ग्लास वाला एक घर बनाया जाता है और उसके अंदर जो हीट एनर्जी है उसको कैप्चर कर लिया जाता है सूर्य की को, और उससे क्या करते हैं, उससे फार्म प्रोड्यूस करते हैं, उससे आप खेती करते हैं। क्लियर है, तो ये सब थर्मल यूज हैं जिनसे आप सनलाइट को डायरेक्टली यूज लेकर के हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको फोटोवोल्टिक सेल्स की यूज में जरूरत होती है, सोलर सेल की जरूरत होती है जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। बट इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, देखो इसका एप्लीकेशन है कि जैसे आप रूफटॉप सोलर प्लांट लगा दो, जैसा आप लोगों के घरों में लगे होते हैं रूफटॉप सोलर प्लांट। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ग्रिड कनेक्टेड और एक हो सकते हैं ऑफ ग्रिड। ग्रिड कनेक्टेड क्या है कि जैसे आपने ऊपर सोलर प्लेट लगा रखी है, इस सोलर प्लेट पे जब सनलाइट आके गिरेगी तो गिरने से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको एक तो आप हाथों हाथ आपके घर में यूज लेते जाएंगे, और जो एक्सेस आपके पास प्रोड्यूस हो गई है उसको आपने ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, पोल से कनेक्ट कर दिया है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी किस में चली गई, पोल में, और फिर वहां से वो कहां चली गई है, गवर्नमेंट के पास चली गई है एक तरीके से, और उसका आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जितनी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की उतने का आपको पैसा मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा ऑफ ग्रिड हो सकती है कि जिसमें आप बैटरी रखते हो, जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट हुई उसको बैटरी में स्टोर किया, जब लाइट नहीं है, मान लीजिए सप्लाई कट हो गई है, या यूं कहें कि आपके पास ऑफ ग्रिड में आप अगर हैं तो आपकी दिन के टाइम में तो सोलर एनर्जी आपने यूज लेके इलेक्ट्रिसिटी बना ली, और उस बैटरी से रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, तो उसको यूज में लेके अपने रात का काम चला लिया, तो वो ऑफ ग्रिड हो सकती है। इसके अलावा सोलर फार्म्स लगाए जा सकते हैं, जो कमर्शियल फार्म्स है, बड़े बड़े सोलर फार्म्स लगाए जा रहे हैं, कई मेगावाट के लगाए जा रहे हैं, दूर जो पूरा दूर दूर तक सोलर प्लेट्स की एक पूरी सीरीज बना दी जाती है, तो सोलर फार्म्स लगा करके लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा सोलर एनर्जी पे बेस्ड आजकल आप देखोगे तो कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो दिन में सोलर एनर्जी जो आ रही होती है उससे क्या होती है, वो चल रही होती हैं और रात को भी यूज में ले लेते हैं वो स्टोर करके, तो स्ट्रीट लाइट्स हो सकती हैं। व्हीकल्स में आप चार्जिंग स्टेशन जो है, ये देखिए जैसे चार्जिंग स्टेशन है, ये बना सकते हो, ट्रैफिक लाइट बना सकते हो, सिग्नल्स जो है उनको यूज में के लिए भी यूज में ले सकते हो। इसके अलावा आप सोलर बैटरी बना सकते हो, सोलर पावर बैंक बना सकते हो, जिससे आपके मोबाइल वगैरह जो भी है वो चार्ज कर सकते हो। ऐसे कुछ गैजेट्स आते हैं, कैलकुलेटर्स में भी आजकल सोलर लाइट आती है। इसके अलावा सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम होती है गांव में, जब आपको पानी जो है वो उसके लिए आपको पंप करना होता है, पानी को बाहर निकालना है, तो ऐसे सोलर पंप लगा दिए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे आप पानी निकाल के इरिगेशन में यूज में ले सकते हैं। तो ऐसे सोलर एनर्जी के मल्टीपल यूज है, इलेक्ट्रिकल यूज है, ठीक है, ये थर्मल और ये इलेक्ट्रिकल। अब जो इलेक्ट्रिकल यूज है इनको ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल यूज भी दो तरीके का है। एक तो आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी फोटोवोल्टिक सेल लगा के, ये सनलाइट आई फोटोवोल्टिक सेल पे पड़ी और इससे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और इलेक्ट्रिसिटी को यूज में ले लिया। दूसरी मैकेनिज्म होती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप सनलाइट जो है उसको सोलर कलेक्टर पर डालते हैं, जो सनलाइट को एक जगह कैप्चर करता है और फिर वो हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट को यूज में लेके आप क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं।
और पानी को गर्म करके उससे क्या बनती है, भाप, स्टीम बनती है। और उस स्टीम से फिर आप टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन घुमा करके फिर जनरेटर से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यानी आपने डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। पहले आपने हीट एनर्जी को यूज लिया और स्टीम बनाई, और उस स्टीम से आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया टरबाइन के थ्रू। ठीक है, टरबाइन और जनरेटर लगा करके। यानी कि आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, पहले आपने स्टीम बनाई और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। जैसे आप थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं, चाहे वो कोयले पे बेस्ड हो, चाहे वो पेट्रोलियम बेस्ड हो आपका, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड हो, सब में क्या है, किसी न किसी आपके जो लिक्विड है उससे स्टीम क्रिएट की जाती है। तो यहां से इस तरीके से भी ले सकते हो। तो दोनों टेक्नोलॉजी लग सकती है, डायरेक्ट फोटोवोल्टिक सेल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो और थर्मल की भी आप जा सकते हो, थर्मल हीटिंग से भी आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। क्लियर है। अब ये तो बात हो गई हमारे कि किस किस एप्लीकेशन की तरह, मतलब किस यूज में हम इनको ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत बात करें सोलर एनर्जी की, तो उसके बेनिफिट्स में अगर बात करोगे तो क्लीन एनर्जी है, आपको पता है इसमें कोई तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, कोई तरह का हार्मफुल एमिशन नहीं है। इसके अलावा रिन्यूएबल है, ना तो जो सोलर एनर्जी है वो अर्थ पे आती हुई बंद होने वाली नहीं है, असीम संभावनाएं हैं, जितने चाहो आप इस एनर्जी को यूज में लो। तो ये रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं वो सस्ता भी है, मनी सेव करने वाला है, और इसीलिए आजकल देखोगे कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल फ्यूचर है, इसमें आपने क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो इस वजह से आपके आने वाली जनरेशंस को किसी तरीके का नुकसान फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और है कि ये जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं इनकी एज भी अच्छी होती है, 25 से 30 साल तक की होती है। एक बार आप लगा दिया तो 25-30 साल तक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा मेंटेनेंस जरूर होता है इनका, ठीक है, तो इसलिए सस्टेनेबल फ्यूचर है इनका। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की, कि एक्चुअल में फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है क्या और उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसके लिए आपको फोटोवोल्टिक सेल की जरूरत होती है। सौर वैद्युत प्रभाव, सूर्य से विद्युत कैसे जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, वो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल जो है वो इसमें यूज में आती है। तो एक फोटोवोल्टिक सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये समझो आप। देखो, फोटोवोल्टिक सेल जो है उसके लिए यूज में लिया जाता है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन के बने होते हैं फोटोवोल्टिक सेल, और ये होते हैं सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सिलिकॉन क्या करता है, तो एक फोटोवोल्टिक सेल के अंदर सिलिकॉन की दो लेयर होती हैं, एक होती है एन टाइप की लेयर और दूसरी होती है पी टाइप की लेयर। ये तो है पहली लेयर और ये है दूसरी लेयर, ठीक है, दो तरीके की लेयर होती है। अब आपको पता है कि जो सनलाइट जो है उसके अंदर मैंने बताया कि क्या होता है, फोटोन होते हैं। सनलाइट जो है उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, फोटॉन्स होते हैं। अब जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, यानी कि जब फोटॉन्स इस पे आके गिरते हैं, तो ये फोटॉन्स क्या करते हैं, सिलिकॉन के अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके फ्री हो गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। और चलने से इसमें दोनों लेयर, जो पी टाइप की लेयर है उसमें और एन टाइप की जो लेयर है, इनके बीच में चार्ज जो है इस तरीके से बट जाता है कि एन लेयर में तो आपको नेगेटिव, यहां देखोगे आप तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहां पे तो। और आपकी जो पी टाइप की लेयर है इसमें मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि एन टाइप की जो है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप की जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज होता है। और इससे एक क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है पी एन जंक्शन पर। ये देखो,
यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, डायोड की तरह काम कर रहे हैं। भाई आप बैटरी में भी देखते हो ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्योंकि दोनों तरफ डायोड है, तो ये डायोड इनको बांध के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, यूं समझो आप, और ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और ये ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में फ्लो होते हैं। फर्दर यहां पर एक मेटल प्लेट लगी हुई होती है, ये मेटल प्लेट क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है। यहां पे मेटल प्लेट होती है, इनके मार्जिन पे, प्लेट के जो मार्जिन है इन पे यहां क्या होती है, मेटल प्लेट होती है। ये मेटल प्लेट इनको एब्जॉर्ब करके और किस में डाल देती है, वायर्स में डाल देती है, इनको, इलेक्ट्रॉन्स को। और ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, तो एक डायरेक्शन से ये सीधा चलते हैं, और इस वजह से ये वायर्स में चलते हुए और अल्टीमेटली डायरेक्ट करंट के रूप में फ्लो होने लगते हैं। समझे, एसी नहीं है ये डीसी है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट करंट के रूप में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब हमारी ऐसी डिवाइसेज जो हम डायरेक्ट करंट से चला सकते हैं, तो वो डायरेक्ट भी यूज में ली जा सकती है। यहां पे दूसरा रोल आता है इन्वर्टर का। भाई हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो लाइट आती है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, और एसी करंट पे चलने वाले सारे इक्विपमेंट है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट करंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते घर में। जैसे आप लोगों के घर में बैटरी, इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ साथ बैटरी लगी होती है, तो लाइट से आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, बट इन्वर्टर जो है उस डायरेक्ट करंट को जो बैटरी के अंदर है उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करके फिर आपके घर में सप्लाई देता है। वही काम यहां होता है, यहां एक इन्वर्टर लगा होता है। ये इन्वर्टर जो है वो डीसी करंट जो सोलर लाइट से आपको जनरेट हुआ, यानी ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो डायरेक्ट करंट बना, इस डायरेक्ट करंट को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट में फ्लो कर देता है इन्वर्टर, और इसके बाद ये आपके घरों में आती है, ट्रांसमिशन लाइन में आती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी में आपके ऊपर मान लो फोटोवोल्टिक प्लेट बन रही है, ये फोटोवोल्टिक सेल जो है, कई सेल जो है वो प्लेट में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, ये याद रखिए आप। तो ये याद रखो कि जो फोटोवोल्टिक सेल है उसमें सिलिकॉन, एक जो कि सेमीकंडक्टर है, उसकी दो परतें होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर एन टाइप की होती है, एक पी टाइप की होती है, और इन दोनों के ऊपर जब फोटोन आके गिरते हैं तो उससे क्या होता है, फोटोन के गिरने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव जनरेट होते हैं, वो मूव करने लगते हैं, और एक डायोड की तरह काम करती हैं दोनों प्लेट, ऊपर वाली नेगेटिव चार्ज, नीचे वाली पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, और इधर उधर नहीं निकल सकते क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है, तो बीच में ही फ्लो करते हैं, पी एन जंक्शन पर। कहां होते हैं, पी और एन के जंक्शन पर, और इस जंक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्ट करंट के रूप में आते हैं प्लेट के पास, प्लेट उनको एब्जॉर्ब वो करती है, स्टोर करती है, और कहां पर डाल देती है, वायर के अंदर, और वायर से डीसी के रूप में आते हैं इन्वर्टर में, और इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घरों में पहुंचाता है। ठीक है, तो इन्वर्टर से एसी में आकर के और ये फिर ट्रांसमिशन लाइन में चला जाता है। तो इस तरीके से आप सोलर एनर्जी को यूज में लेते हैं, और फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। क्लियर है, तो इसमें आप देखोगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप जब देखोगे, तो आपने हीट एनर्जी को कहीं यूज में नहीं लिया, आपने सनलाइट को ही किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, अब इसमें एक और चीज आती है कि आपका जो ये फोटोवोल्टिक सेल है, इसकी एफिशिएंसी पे बात आती है कि ये फोटोवोल्टिक सेल इतना ज्यादा एफिशिएंट है, इतना ज्यादा दक्षता के साथ काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका जो एक सोलर प्लेट है, उसके उसके अगर आप पूरे क्षमता देखो, तो मान लीजिए उसकी क्षमता है 1000 किलोवाट की। ठीक है, कितनी है, 1000 किलोवाट की, उसके ऊपर 1000 किलोवाट की सनलाइट आके गिर सकती है। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर, और उसमें से उसने केवल 220 किलोवाट जो हीट आपकी जो सनलाइट आ रही थी, उसको क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया।
और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया उसने, एब्जॉर्ब किया। ठीक है, 1000 किलोवाट क्या थी, टोटल इंसिडेंट जो आकर के गिरी सनलाइट थी। तो टोटल इंसिडेंट सनलाइट मान लीजिए 1000 किलोवाट थी, और उसमें से 220 किलोवाट को उसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया एब्जॉर्ब करके, बाकी को इसने क्या किया, तो रिफ्लेक्ट कर दिया या पास होने दिया अपने अंदर से। ठीक है, तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो उस सोलर प्लेट की एफिशिएंसी क्या होगी, 220 किया और 1000 में से किया, यानी कि 22% एफिशिएंसी किसकी हो गई, उस सोलर प्लेट की। इसको आप यहां समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी परसेंट बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, कितना निकाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इनपुट कितना था, सोलर एनर्जी कितनी आई। अब इसमें अगर मान लीजिए 1000 वॉट आपकी इलेक्ट्रिक जो सोलर एनर्जी आके गिरी, और उसमें से केवल 220 जो है किलोवाट या 220 वॉट जो है वो आपने निकाल दी, तो इससे कितनी बनी, 22% जो है वो क्या हो गई इसकी, 22% इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो जनरेट कर पाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखो फोटोवोल्टिक सेल जो है इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल क्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन वाले जो होते हैं फोटोवोल्टिक सेल। दूसरे होते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर, कंसंट्रेटेड सोलर पावर होते हैं जो एक जगह कंसंट्रेट करते हैं सोलर एनर्जी को। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं थिन फिल्म मॉड्यूल। 3 तरीके के फोटोवोल्टिक सेल हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो है ये वाले सिंगल क्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब इनकी स्ट्रक्चर देखो तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही जो है आप देखोगे तो सिलिकॉन के बने हैं। बने हुए किसके हैं, दोनों ही सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, चाहे वो सिंगल क्रिस्टल हो या पॉलीक्रिस्टल हो। और जब जो मैकेनिज्म हमने पीछे देखी तो इसमें दोनों में ही सनलाइट जो है वो जनरेट होगी, बट सिंगल क्रिस्टल वाला जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी 15 से 22% है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल क्रिस्टल यूज में लिया जाता है सिलिकॉन का, एक ही पूरी क्रिस्टल है, पूरी एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक तरीके की यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, यूं कह लो कि इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। किसके अंदर, सिंगल क्रिस्टल के अंदर। और इस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका जो फ्लो है वो स्मूथ होता है, इसको कोई तरीके की बाउंडेशन नहीं होती। तो इस वजह से क्या है कि ये ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छे से जनरेट कर पाते हैं। जबकि जो पॉलीक्रिस्टलाइन है ये सस्ते तो पड़ते हैं बट इनमें कई सारे क्रिस्टल बनते हैं। तो अब जैसे एक क्रिस्टल ये बन गया, दूसरा क्रिस्टल ये बन गया, तीसरा क्रिस्टल ये बन गया, तो इनके बीच में क्या है, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज बन जाती हैं। और इस बाउंड्रीज की वजह से क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फ्री फ्लो नहीं हो पाते, फ्री फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। किसकी वजह से, पॉलीक्रिस्टलाइन जो है इसमें फ्री फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है क्योंकि कई सारे क्रिस्टल जो है वो आपस में जुड़ करके एक बॉर्डर बना लेते हैं। तो उस बॉर्डर में क्या है, मूव करने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी वजह से इनकी एफिशिएंसी क्या है, मॉडरेट एफिशिएंसी होती है। समझ में आ गए। तो ज्यादा अच्छे कौन से, सिंगल क्रिस्टल जो मोनो क्रिस्टल है, एक ही जैसी स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है। इनमें क्या है, कई क्रिस्टल जुड़े हैं तो बाउंड्री बन गई है। ये देखो इसमें कई क्रिस्टल जुड़े होते हैं तो बाउंड्री बन गई। जैसे एक क्रिस्टल यहां स्ट्रक्चर है, एक यहां है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में दिक्कत आती है। क्लियर है। तो इस वजह से इसको पॉलीक्रिस्टलाइन को सस्ता होते हुए भी इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है बट इसकी एफिशिएंसी कम है। ये थोड़े महंगे हैं सिंगल क्रिस्टल बट इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और जो सिंगल क्रिस्टल है ये आपको ऐसे टाइम पे भी सनलाइट जब कम है तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करके दे देंगे, यानी कि लॉन्गर लाइफ एंड बेटर परफॉर्मेंस एट लो लाइट। लो लाइट पे भी इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसके बाद आते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर।
जो आपके कंसंट्रेटेड सोलर पावर वाले हैं, इनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इसमें पहले कुछ रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। ये रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स जो सनलाइट आ रही है, इस सनलाइट को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि पूरी की पूरी जो सनलाइट है वो एक रिसीवर जो टावर है इसको पहुंचती है। देखो ये जा रही है सारी सनलाइट। जैसे आप बचपन में नहीं होता था कि आप वो एक लेंस लेते थे, उस लेंस से सनलाइट का एक ऐसा एंगल बनाते थे कि उसको पेपर पे जब डालते थे तो पेपर पे वो पूरी सनलाइट जो है उसकी हीट एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती थी और उस कंसंट्रेटेड एनर्जी से वो पेपर जल उठता था। कई बार यार दोस्त जो होते थे आपके बचपन में, उनको आप थोड़ा सा ऐसे करके जलाने का, उसकी स्किन पे भी आप उसको फोकस करके और छेड़ करते थे। वैसा ही यहां होता है। यहाँ बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स हैं, सनलाइट को इन्होंने इस एंगल से कंसंट्रेट किया कि एक रिसीवर टावर पे गया। इस रिसीवर टावर पे जब ये सारी सनलाइट गई तो अब यहां थर्मल यूज आकर के और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये तो डायरेक्ट कर दिया आपने, ये तो आपने डायरेक्ट यूज लिया, डायरेक्ट यूज है। अब ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट यूज है, जिसमें आपने पहले सोलर एनर्जी से हीट एनर्जी निकाली और इस हीट एनर्जी से क्या किया आपने, उससे आपने थर्मल एनर्जी को यूज में लेके स्टीम बनाई, स्टीम से टरबाइन को घुमाया और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना करके और फिर आपने उसको ग्रिड में डाल के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की। तो इनडायरेक्ट यूज आया, डायरेक्ट यूज और इनडायरेक्ट यूज आया। तीसरा आपका आता है थिन फिल्म मॉड्यूल, ये भी डायरेक्ट यूज ही है आपका, ठीक है, ये भी डायरेक्ट यूज है। इसमें क्या होता है थिन फिल्म वाले में, इसमें कुछ ऐसे, इसमें सिलिकॉन जो है उसको यूज में नहीं लेते, इसमें दूसरे कुछ ऐसे मेटल्स को यूज में लिया जाता है कि उनको किसी भी मेटल, प्लास्टिक या ग्लास के ऊपर लगा करके एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है उस फोटोवोल्टिक मटेरियल की जो आप यूज में लेने वाले हो। जैसे इसमें यूज में लिया जाता है कैडमियम टेल्यूराइड, ये यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूज में लिया जाता है अमोर्फस सिलिकन, ये भी यूज में लिया जाता है इसमें, ठीक है। किसके अंदर, थिन फिल्म के अंदर ये दो चीजें यूज में ली जाती हैं, या तो कैडमियम टेल्यूराइड या अमोर्फस सिलिकॉन। इससे एक पतली लेयर बनाई जाती है, इसमें भी वही एन टाइप लेयर होती है, पी टाइप लेयर होती है, सनलाइट इस पे आती है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास है, सनलाइट आती है और इससे हाई 10 से 13% एफिशिएंसी के साथ एनर्जी जनरेट होती है। तो ये भी कुछ कुछ सिंगल क्रिस्टल पॉलीक्रिस्टल की तरह ही है, बट क्योंकि ये मोल्डेड है, सस्ता है, इजीली यूज लेने लायक है, पतली परत है, किसी भी आप या प्लास्टिक पे चढ़ा दो या आप किसी मेटल पे चढ़ा दो तो इसका यूज केस जो है वो इजी है, ठीक है। तो इसको पोर्टेबल डिवाइसेज में भी यूज ले सकते हो, सोलर गैजेट्स में भी ले सकते हो, इसके अलावा रूफटॉप्स पे भी यूज में ले सकते हो। और इसमें कम मटेरियल यूज में आता है और कम एनर्जी की जरूरत होती है प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू इंस्टॉल है। तो मतलब इसके यूज केस अच्छा है, इसका एप्लीकेशन जो है ना वो इजी है, इसलिए आप इस थिन फिल्म मॉड्यूल को भी यूज में ले सकते हो, बट है ये भी डायरेक्ट यूज ही। तो तीन तरह के फोटोवोल्टिक सिस्टम है, आप सिलिकॉन के पॉलीक्रिस्टल या मोनोक्रिस्टलिन स्ट्रक्चर ले लो, या आप कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी ले लो, या आप थिन फिल्म मॉड्यूल को ले सकते हो, ठीक है। तीनों की मैकेनिज्म है, ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट यूज है, क्लियर है। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं हम कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सोलर एनर्जी को लेके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। तो अगर सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बेस पे हम कंट्रीज को देखें तो सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर किसी की है सोलर एनर्जी में तो वो है चाइना, 1050 गीगावाट। यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बताया कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि सब कुछ कंडीशन आइडियल स्टेट है, आपका पावर प्लांट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, उस कंडीशन में आपकी जो सोलर प्लांट है वो 1 घंटे में मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब अगर मान लीजिए चाइना के अंदर जितने भी पावर प्लांट लग रहे हैं वो सब आइडियल कंडीशन में अगर रनिंग करें, फंक्शनल रहें, तो उनसे टोटल 1050 गीगावाट एनर्जी 1 घंटे में मैक्सिमम प्रोड्यूस
हो सकती है। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा घंटे चलेगा, जितनी अच्छी कंडीशन में चलेगा, उसी एफिशिएंसी के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ वो चल रहा है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, इसके बाद यूएस, चाइना जो है वो फर्स्ट है, इसके बाद यूएसए का नंबर आता है, थर्ड पे इंडिया है। इंडिया का है 154 गीगावाट, किसकी, सोलर एनर्जी की। ठीक है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अराउंड 52 गीगावाट पे है, सोलर में हम पहुंच गए 154 गीगावाट पे, 154 गीगावाट पे। इसके बाद नंबर आता है जापान का, फिर जर्मनी का, और 6 नंबर पे है ब्राजील। ठीक है, सो चाइना टॉप्स इन द दिस कैटेगरी ऑफ सोलर एनर्जी जनरेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। चाइना के बाद यूएसए, देन इंडिया, इंडिया के बाद आपके जो है जापान का नंबर आता है, जर्मनी और फिर ब्राजील का नंबर आता है। ठीक है, ये है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब अगर इसमें हम बात करें ग्लोबल सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, तो वो कितनी है, 2392, 2392 गीगावाट। यानी कि हम जितने भी सोलर प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन सब की एक घंटे में मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है, 2392 गीगावाट का, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। और सनलाइट, जैसे हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में है 1280 गीगावाट, तो इसमें ऑलमोस्ट डबल हम सोलर एनर्जी में आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ बड़े बड़े आपको क्यूरोसिटी होती है, कई चीजें आपको ऐसा पता होना चाहिए कि क्या है, इस कौन कौन से सोलर प्लांट लग रहे हैं। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम सोलर पार्क, यूएई के अंदर है, 3680 मेगावाट का। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 3.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। कहां पे है, यूएई में है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम सोलर पार्क। दूसरा नंबर का है चाइना के अंदर सिंजियांग, इसका प्रोविंस है, उस सिंजियांग प्रोविंस के अंदर है सिंजियांग सोलर फार्म, चाइना का, जो 3500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, याद रखना। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सिंजियांग, सिंजियांग के बाद भी चाइना में है गोलमर्ड सोलर पार्क। गोलमर्ड सोलर पार्क जो है उसको भी 2800 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके बाद भडला, यहां अपने इंडिया का नाम आ जाता है। जो भडला सोलर पार्क है इंडिया का, जो फलौदी में है इंडिया के, और फलौदी कहां है, राजस्थान में है। फलौदी राजस्थान में है भडला सोलर पार्क, 2245 मेगावाट की इसके अंदर क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके बाद एक है चाइना में हुआंगहे सोलर पार्क, जो 2200 मेगावाट का है। तो टॉप 5 सोलर पार्क इन 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 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो उनमें सबसे बड़ा आएगा यूएई के अंदर, देन सिंजियांग सोलर पार्क फार्म, गोलमुड सोलर पार्क, भडला आ जाएगा, एंड देन आपका आ जाएगा चाइना का ही हुआंग हे सोलर पार्क। क्लियर है, तो ये 5 सोलर पार्क हैं जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाले पार्क हैं। अब इंडिया की बात कर लो। देखो, इंडिया ने तो देखो फ्रांस के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहले ही बना चुके हैं, जिसमें 125 के आसपास जो है वो कंट्रीज हैं जो सब मिलके सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो भी सोलर एनर्जी के फील्ड में एक पायोनियर स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जो सोलर एनर्जी की अपनी जो कैपेसिटी है, जो सोलर एनर्जी की जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो साल में 200 दिन से ज्यादा सनलाइट अच्छे से पड़ती है, और इस वजह से ऐसे कंट्रीज के अंदर सनलाइट की कैप जो है उसका पोटेंशियल वैसे ही ज्यादा होता है, तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और उसको यूटिलाइज करने की वजह से आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हम सोलर एनर्जी के फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट 27%, कितना, जो सोलर टोटल जो हमारी एनर्जी है उसका ऑलमोस्ट 27% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कहां से आ रही है, सोलर से। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है
कि उसकी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है हमारी, उसका 27% हम कहां से ले रहे हैं? सोलर एनर्जी से लेते हैं। क्लियर है? अब देखो ऐसा क्यों है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? तो हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को अचीव करेंगे। हमारा एक कमिटमेंट है। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है, जो कॉप समिट्स होती हैं, उसमें हमने एक आईएनडीसी लिया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उस आईएनडीसी को जब हमने अचीव किया तो हमने उससे आगे का और कमिटमेंट ले लिया। हमारे मोदी जी कमिटमेंट लेके आ गए कि अब हम 2030 का टारगेट डिसाइड करते हैं कि 2030 में हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी को अचीव करके रहेंगे। अब नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयले और पेट्रोलियम के अलावा जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे इसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी को भी इंक्लूड करोगे, सोलर भी है, आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, बायोफ्यूल को भी आप इसके अंदर यूज में लेंगे, जो बायोमास एनर्जी आप जनरेट करते हैं उसको यूज में लेंगे, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सबको यूज में लेके आप 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। और इसके अंदर सोलर एनर्जी को कितना होगा? 160 गीगावाट, 160 गीगावाट हमने टारगेट लिया है सोलर का, 140 हमने लिया है विंड का। ठीक है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 500 गीगावाट का जो टारगेट लिया, उसमें 160 गीगावाट हमें कहां से जनरेट करनी है? किससे जनरेट करनी है? सोलर एनर्जी से। और इसमें टोटल हम कितने तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं, ये देखो 154 है, 154, इसको मेगावाट कर लेना। ठीक है, ये मेगावाट है, तो टोटल मेगावाट कैपेसिटी कितनी है ये? तो इसमें आप देखोगे तो इंडिया जो है उसने एक 154 गीगावाट जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, और पहुंचना में 160 गीगावाट पे। तो हम बहुत क्लोज हैं, बहुत जल्दी हम इसको भी सरपास कर जाएंगे। 2030 तक तो हम और भी ज्यादा जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो जनरेट कर रहे हैं वो 27% है हमारी इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका। अब इसमें हम अगर बात करें नॉन फॉसिल फ्यूल की, जो 500 गीगावाट लेना है हमको, उसमें तो हम 291 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल जो है आपका, इसमें हम अचीव कर चुके हैं 291 गीगावाट का। बट अगर हम बात करें सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को हटा दो आप, तो भी आप 282 गीगावाट जनरेट कर चुके हो। और इस तरीके से हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। हम 282 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जनरेट कर चुके हैं, इसकी रिन्यूएबल की। अब इसमें न्यूक्लियर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, एक्सक्लूड है न्यूक्लियर। ये तो, और ये जो है इसमें अंदर क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूड है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, उसको भी अगर इसमें ले लें, तो नॉन फॉसिल फ्यूल में 291 गीगावाट कैपेसिटी जनरेट कर चुके हैं, और रिन्यूएबल में 282 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रख चुके हैं। और इंडिया के अंदर पोटेंशियल क्या है? 748 गीगावाट का। मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल, इतनी ज्यादा सनलाइट हमारे पास आ रही है कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम अगर सोलर पार्क से लगाने लगे और पूरी सनलाइट को यूज में लेना लगे, जो हमारी पूरी सूर्य की किरणें जो पूरे आपके इंडिया की सरफेस पर आ रही है, तो उससे आप 748 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और इसमें भी मेजरली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। क्लियर है? यहां सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। तो 748 गीगावाट में से हमको अभी कैसे भी 160 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक। क्लियर है? अब इसमें हमारे जो सबसे बड़े सोलर एनर्जी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाले जो स्टेट्स हैं, उनमें राजस्थान टॉप पे है। 15.5 गीगावाट कैपेसिटी जो है आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी तक हो चुकी है राजस्थान में। दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे नंबर आता है कर्नाटका का। फिर आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश है। ये 8 आपके स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान
15.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ टॉप पे है। राजस्थान के बाद में गुजरात का नंबर है और गुजरात के बाद नंबर आता है आपके कर्नाटका का। फिर कर्नाटका के बाद आप फिर अदर स्टेट्स हैं आपके, जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है और तेलंगाना है आपका और मध्य प्रदेश है। ये है, समझ गए। तो इस तरीके से आपके टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स ये हैं जिनकी सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, 15.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये कुछ स्टेट्स थे जो हमने इंडिया में सिनेरियो देखा कि क्या चल रहा है सोलर एनर्जी का। इसके बाद बात करते हैं हम एक, अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसके आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2026 तक जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं 291 गीगावाट जो मैंने बताई आपको, इस 291 गीगावाट में से 53.87% तो हम सोलर एनर्जी का यूज में जनरेट कर रहे हैं। 27% है पूरी हर तरीके की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और सिर्फ रिन्यूएबल यानी नॉन फॉसिल वाले की बात करोगे तो आपका है 53.87% कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का। विंड का 19.48 है, 19.60 जो है वो आपका किसका है, हाइड्रो का है। न्यूक्लियर का आपका 3.01% है। बायो एनर्जी जो है बायोमास उसका 4.02% है। यानी सोलर एनर्जी जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो 53.87%, विंड का 19.48, हाइड्रो पावर का 1960 और न्यूक्लियर का 3.01, और अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करें तो 4.02% कंट्रीब्यूशन है। ये आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख सकते हो, सबकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो न्यूक्लियर में अभी हम काफी पीछे हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हालांकि हमारे चॉइस रिएक्टर लग गए हैं, बट फिर भी अभी और हमें बढ़ाने की जरूरत है न्यूक्लियर एनर्जी को। बट हमारा ज्यादा फोकस, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो थोड़ी महंगी है, तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस है सोलर एनर्जी पर। ठीक है, तो ये एक पूरा इंडिया का सिनेरियो चल रहा है आज की डेट में। अगर इंडिया के कुछ सोलर पार्क्स की बात करो तो इंडिया में अभी तक 55 सोलर पार्क्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 40 गीगावाट, 40 गीगावाट। हम जो 154 गीगावाट टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी रखते हैं सोलर के सेक्टर में, उसमें से 40 गीगावाट हम किससे ले रहे हैं, सोलर पार्क से। यानी आप एक चीज और फोकस करिए कि मोर देन 100 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो हमने कैसे जनरेट की होगी, वो हमने लिया है रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगा के, जो आपके हाउस होल्ड्स में लग रहे हैं, जो घर में लग रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। समझ रहे हैं। तो 40 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाले आपके 55 क्या लगाए हैं आपने, सोलर पार्क्स लगाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है भड़ला सोलर पार्क जो वर्ल्ड में 4th नंबर पे था 2245 मेगावाट का। फिर पावगढ़ा सोलर पार्क है आपका, जिसे शक्ति स्थल भी कहते हैं कर्नाटक में, ये 2050 मेगावाट का, ये देखिए। और इसके बाद कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है 1000 मेगावाट का। ठीक है, ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो 3 बड़े सोलर पार्क हैं ये, और ये सोलर पार्क इतने बड़े हैं कि अगर आप इनको देखोगे, जीपीएस के थ्रू देखोगे, गूगल अर्थ पे आप इसको देखोगे, तो आपको ये सैटेलाइट इमेज से भी क्लियर दिखाई देंगे। इतने बड़े बड़े सोलर पार्क हैं जो हजारों हेक्टेयर्स की जमीन को कवर करते हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के फलौदी में है ये सोलर पार्क, जो सबसे बड़ा है भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट। पावगढ़ा जो है वो 2050 मेगावाट, और कर्नूल अल्ट्रा जो मेगा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश का, वो है आपका 1000 मेगावाट कैपेसिटी का। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका कि कुछ और सोलर पार्क जो हैं वो भी इंडिया में प्रपोज हैं, वो जल्दी आने वाले हैं। जो इनमें है, लद्दाख में एक सोलर पार्क लगेगा 13,000 मेगावाट का, लद्दाख सोलर पार्क। इसके बाद लगेगा मध्य प्रदेश में सोलर पार्क 2000 मेगावाट का। ठीक है, इसके बाद हम लगा रहे हैं एक सुजलोन एनर्जी लगा रही है SGVN बीकानेर सोलर पार्क, जो होगा 1000 मेगावाट का, बीकानेर में लगने वाला है राजस्थान में। और सबसे बड़ा जो सोलर पार्क लगने वाला है वो है खावदा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हाइब्रिड सोलर एंड विंड पार्क, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जिसमें सोलर एनर्जी को भी यूज में लिया जाएगा और ऊंचाई पे आपके टरबाइन भी घूमेंगी, मींस आपके विंड एनर्जी को भी यूज में लेंगे। और इसकी कैपेसिटी होगी 30,000 मेगावाट की। और ये जब सक्सेसफुली
फंक्शनल हो जाएगा तो 30 गीगावाट की हम इस 500 गीगावाट के टारगेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी को अचीव कर चुके होंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। समझ गए आप? यानी कि हम इसके थ्रू 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे, तो जो एक बड़ा माइलस्टोन होगा 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करने के लिए। तो ये 4 पार्क और हैं जो अभी आने वाले हैं सोलर एनर्जी के इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो ये सब था सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक मैकेनिज्म, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, और इसमें हमने कितने तरीके के सोलर सेल यूज में लेते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पूरे वर्ल्ड में क्या स्टैट्स चल रहे हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, इंडिया के अगर रेफरेंस में बात करें तो इंडिया में कैसा चल रहा है, ये आपने एक आइडिया ले लिया कि हम सोलर एनर्जी के फील्ड में कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक पे ही आगे का डिस्कशन लेकर के। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।